अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि खेत में जितनी ज्यादा खाद डाली जाए फसल उतनी ही बढ़िया और लहलहाती हुई निकलेगी। मतलब सीधा सा लॉजिक लगता है कि ज्यादा खाना तो ज्यादा ताकत। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है। लोगों को लगता है कि बस खाद बोरी से निकालो और डाल दो। वही तो। पर आज की इस डीप डाइव में हम इसी मिथक को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। क्या ये मुमकिन है कि खेत में डाला गया खाद का एक एक्स्ट्रा दाना भी फसल को फायदा पहुंचाने के बजाय उसे अंदर से पूरा जला दे? बिल्कुल मुमकिन है, और आज हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास कृषि विज्ञान से जुड़ी एक बहुत ही डिटेल्ड मार्गदर्शिका है जो हमारा सोर्स है। ये बीज बोने से लेकर फसल कटने तक के हर एक कदम का एकदम डीप साइंटिफिक एनालिसिस करती है। और हमारा मिशन यही है कि खेती के इस छिपे हुए सटीक रसायन विज्ञान को डिकोड किया जाए। ये बहुत जरूरी चर्चा है, क्योंकि खेती को अक्सर लोग बस प्रकृति के भरोसे छोड़ देने वाला काम मान लेते हैं। लेकिन हमारा जो सोर्स है वो इस बात को सिरे से खारिज करता है। बिल्कुल। बस जरा सा भी असंतुलन हुआ तो पूरी मेहनत बेकार। हाँ, न सिर्फ लागत बढ़ती है, बल्कि वो मिट्टी का पूरा इकोसिस्टम भी तबाह हो जाता है, जो उस फसल का असली घर है। ठीक है, तो आइए से एकदम शुरुआत से समझते हैं। इस पूरे साइंस की शुरुआत तो बीज बोने से बहुत पहले ही हो जाती है ना? हाँ, एकदम बेस से। सोर्स में लिखा है कि खेत की तैयारी का सबसे पहला कदम है 2 से 3 बार गहरी जुताई करना, फिर पुराने खरपतवार हटाना और उसके बाद प्रति हेक्टेयर करीब 5 से 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना। अब देखने में तो ये बस एक नॉर्मल शारीरिक मेहनत लगती है, पर मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई बड़ा साइंस होगा। साइंस है, और बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम गहरी जुताई की बात करें तो ये सिर्फ मिट्टी को ऊपर नीचे करना नहीं है। जब खेत में कई महीनों तक काम होता है तो उसकी ऊपरी सतह दबकर एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। अच्छा, एकदम सख्त। हाँ, इसे हार्ड पैन कहते हैं। गहरी जुताई इस हार्ड पैन को तोड़ती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसके अंदर हवा जा पाती है। ओहो, मतलब मिट्टी को सांस लेने की जगह मिल जाती है। बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन के बिना मिट्टी के अंदर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काम ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नीचे छुपे हानिकारक कीड़े या उनके अंडे होते हैं वो जुताई से धूप में आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। मतलब ये किसी घर की नींव तैयार करने या मान लीजिए पेंटिंग के लिए एक साफ कैनवस बनाने जैसा है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। आप किसी उबड़ खाबड़ या कमजोर नींव पर कोई भारी इमारत तो नहीं खड़ी कर सकते ना? हाँ, लेकिन ये जो 5 से 10 टन जैविक खाद की बात है, बाप रे, इतनी बड़ी मात्रा का क्या काम है? हाँ, सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये जैविक खाद या गोबर की खाद असल में उस कैनवस में जान फूंकने का काम करती है। जान फूंकने से आपका मतलब ये सिर्फ पोषण नहीं देती, ये अपने साथ करोड़ों सूक्ष्म जीवों की यानी माइक्रोब्स की एक पूरी फौज लेकर आती है मिट्टी में। अरे वाह, एक पूरी फौज। हाँ, और ये माइक्रोब्स मिट्टी के कठोर खनिजों को तोड़कर उन्हें ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे पौधे आसानी से पी सकें। और सबसे बड़ी बात, जैविक खाद मिट्टी को एक स्पंज की तरह बना देती है। स्पंज की तरह? मतलब पानी सोखने के लिए। बिल्कुल। उसकी पानी रोकने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और आगे चलकर जो हम रासायनिक खाद डालेंगे ना, उसका असर भी तभी होगा जब मिट्टी में ये जैविक कार्बन मौजूद हो। समझ रही हूँ। सोर्स में एक और दिलचस्प निर्देश है। इसमें कहा गया है कि ये सब मिलाने के बाद खेत को समतल करना यानी लेवल करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेवलिंग बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगा था ये सिर्फ खेत को सुंदर दिखाने के लिए, पर इसके पीछे पानी के बहाव का पूरा खेल है ना? 100%। पानी का समान वितरण ही फसल की सफलता तय करता है। सोचिए, अगर खेत समतल नहीं है तो क्या होगा? जो गड्ढे होंगे वहां पानी भर जाएगा। भौतिक संतुलन है, ये खेत की सतह से ही शुरू करना पड़ता है। अब तो खेत फिजिकली तैयार हो गया, लेकिन अगला कदम और भी ज्यादा लॉजिकल है। कुछ भी बाहरी रसायन डालने से पहले ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में पहले से क्या है। और विडंबना देखिए, खेती के इस सबसे जरूरी हिस्से को ही लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। हाँ, सॉइल टेस्टिंग। मार्गदर्शिका में इसे बहुत साफ साफ समझाया गया है। लिखा है कि खेत के 5-6 अलग अलग कोनों से मिट्टी का सैंपल लेना है, और सतह से नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सतह से नहीं, बल्कि 6 से 8 इंच की गहराई से मिट्टी निकालनी है। फिर उन सबको मिलाकर एक फाइनल सैंपल बनता है जो लैब में जाता है। बिल्कुल। और ये टेस्ट बताता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश यानी NPK की सटीक मात्रा क्या है। सोर्स तो साफ कहता है कि बिना इस डेटा के खाद डालना सख्त मना है।
पर ये 6 से 8 इंच गहराई वाला क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक सीधा सा है। ज्यादातर फसलों की जो एक्टिव जड़ें होती है ना, वो इसी गहराई में पनपती हैं। अच्छा, मतलब पौधे का असली मुंह वहीं पर है। हाँ, पौधा सतह से खाना नहीं लेता, वो उसी रूट जोन से अपना भोजन उठाता है। तो लैब टेस्ट हमें उसी रूट जोन की असली रिपोर्ट देता है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास गया हो। कोई भी इंसान बिना ब्लड टेस्ट कराए कोई भी रैंडम दवा तो नहीं खाने लगेगा ना? कभी नहीं। अगर शरीर में आयरन पहले से ज्यादा है तो आयरन की एक्स्ट्रा गोलियां तो जहर का काम करेंगी। तो खेती में बिना जांच के खाद डालना भी वैसा ही हुआ? एकदम वैसा ही है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या? कि क्या हम अनजाने में अपनी मिट्टी को रसायनों का ओवरडोज दे रहे हैं? हो सकता है। मान लीजिए आपके खेत में फास्फोरस पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया और आप लगातार फास्फोरस वाली खाद डाले जा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा रसायन जाएगा कहाँ? वही तो, वो मिट्टी में जहर की तरह जमा होने लगता है। इसे टॉक्सिक एक्यूमुलेशन कहते हैं। बाप रे, मतलब हम खुद अपनी मिट्टी को बंजर बना रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पौधे को ही नहीं मारता, मिट्टी को हमेशा के लिए खराब कर देता है। इसीलिए लैब टेस्ट इस अंधेरे में तीर चलाने वाली आदत को रोककर एक सही दिशा देता है। तो चलिए, अब हमारे पास मिट्टी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। हमें पता चल गया कि मिट्टी में क्या कम है और क्या ज्यादा। अब समय है पौधे को उसकी उम्र के हिसाब से सही खुराक देने का। और यहाँ से ये पूरी चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स ने पौधे के पोषण को बहुत ही बारीकी से 3 हिस्सों में बांटा है। हाँ, 3 अलग अलग फेज। सबसे पहले आता है बेसल डोज। ये बीज बोने से ठीक पहले दिया जाता है। इसमें डीएपी, पोटाश और वही अपनी गोबर की खाद होती है जिसे जुताई के समय मिलाया जाता है। यहाँ जो डीएपी है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो इस शुरुआती फेज का असली हीरो है। वो कैसे? देखिए, जब बीज अंकुरित होता है तो उसका पहला लक्ष्य क्या होता है? उसे पत्तियां नहीं निकालनी होती, उसे अपनी जड़ों का जाल बिछाना होता है। अच्छा, बेस मजबूत करना होता है। और डीएपी में जो फास्फोरस होता है वो जड़ों के विकास के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता है। एक कैटलिस्ट? हाँ, उत्प्रेरक। ये जड़ों को बहुत तेजी से फैलने और गहराई तक जाने में मदद करता है। तो बेसल डोज का एक ही मकसद है, बुनियाद को मजबूत करना। समझ गई। इसके बाद जब बुवाई को 20-25 दिन हो जाते हैं, तब पौधे के जीवन का दूसरा चरण आता है। सोर्स कहता है कि इस वक्त पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, जिसके लिए यूरिया का इस्तेमाल होता है। यूरिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। अगर यूरिया थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो पत्तियां जल सकती हैं। हाँ, ये बहुत रिस्की होता है। 20-25 दिन का जो समय है वो पौधे के वनस्पति विकास का समय है। मतलब तने और पत्तियां तेजी से बढ़ रही होती हैं। ओके। नाइट्रोजन सीधा क्लोरोफिल बनाता है, वो हरा पिगमेंट जो सूरज की रोशनी सोखता है। फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट? एकदम सही। तो जब नाइट्रोजन भरपूर होता है तो पौधे का ये सोलर पैनल सिस्टम अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है। अगर इसे इंसानी जीवन से जोड़कर देखें तो ये एकदम हमारे विकास जैसा है। जब बच्चा शिशु होता है तो हड्डियां मजबूत करने के लिए उसे फॉर्मूला दूध या कैल्शियम चाहिए, वो हमारा बेसल डोज और फास्फोरस हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया तुलना है। और फिर जब वो टीनेजर बनता है तो तेजी से बढ़ने के लिए उसे तुरंत एनर्जी और प्रोटीन चाहिए, जो हमारा यूरिया या नाइट्रोजन है। बिल्कुल, ये तुलना रसायनों का काम एकदम साफ कर देती है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। ये जो यूरिया ज्यादा होने से पत्तियों के जलने वाली बात थी, ये होता कैसे है? मतलब क्या ये वैसा ही है जैसे इंसान को बहुत ज्यादा मीठा खाने से शुगर क्रैश हो जाता है? इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई कि पौधा उसे संभाल ही नहीं पाया, या कोई और साइंस है इसके पीछे? नहीं, ये ऊर्जा का क्रैश नहीं है। इसके पीछे का साइंस बिल्कुल अलग है और बहुत ही शॉकिंग है। अच्छा। हमें ये समझना होगा कि यूरिया या कोई भी रासायनिक खाद रसायन विज्ञान की भाषा में असल में नमक होते हैं, सॉल्ट्स। रुके, नमक? हम खेत में यूरिया डाल रहे हैं, वहां नमक कहाँ से आ गया? रासायनिक तौर पर खाद के जो कण होते हैं ना, वो आयंस से बने होते हैं, एकदम वैसे ही जैसे हमारे खाने वाला नमक। ओहो। तो जब खेत में अचानक बहुत सारा यूरिया डाल दिया जाता है तो मिट्टी के अंदर नमक का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया एकदम उल्टी हो जाती है। उल्टी ऑस्मोसिस कैसे? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पौधे की जड़ों के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो गाढ़ा होता है और बाहर मिट्टी का पानी पतला होता है, तो पानी नेचुरली जड़ों के अंदर जाता है। हाँ, बेसिक साइंस। लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा खाद डाल दी तो बाहर मिट्टी का पानी ज्यादा गाढ़ा और नमकीन हो गया। अरे बाप रे। आप जड़ें पानी सोखने की बजाय अपने अंदर का ही पानी बाहर मिट्टी में छोड़ने लगती हैं। अरे बाप रे बाप।
तो हम तो पौधे को एनर्जी देने चले थे और असल में हम उसका सारा पानी ही निचोड़ रहे हैं। बिल्कुल। जब पौधे के अंदर से नमी ऐसे एकदम से बाहर खिंच जाती है तो उसके किनारे सूखने लगते हैं। मतलब ये कोई कहावत नहीं है। नहीं, ये सचमुच का एक केमिकल बर्न है। पौधा अंदर से पूरी तरह सूखकर जल जाता है। ये जानकारी तो सच में हैरान करने वाली है। मतलब एक गलती और पूरी फसल बर्बाद। खैर, अब पौधे के वयस्क होने वाली स्टेज पर चलते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है, फूल या बालियां आने लगती हैं। आखिरी स्टेज। सोर्स कहता है कि इस समय पोटैश की जरूरत एकदम से बढ़ जाती है। पोटैश पौधे को मजबूत करता है, रोगों से बचाता है। मतलब हमारे उदाहरण के हिसाब से ये वो अडल्ट फेज है जहां बीमारियों से बचने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। हाँ, क्योंकि फूल आने का मतलब है कि पौधा अब अपने जीवन का सबसे जरूरी काम करने जा रहा है, प्रजनन और बीज बनाना। राइट। अब पोटाश कोई नई चीज नहीं उगाता, वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ, पौधे की पत्तियों में जितनी भी ऊर्जा या स्टार्च बनी है, पोटाश उसे वहां से उठाता है और नए बन रहे बीजों तक ले जाता है। अच्छा, तो वो एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट करता है। बिल्कुल। और साथ ही पोटाश पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी दीवारों को मोटा और सख्त कर देता है, ताकि कोई कीड़ा या फंगस उस पर हमला न कर सके। एकदम सही। लेकिन देखिए, इन सारे रसायनों को, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो या पोटैश, इतनी सटीक मात्रा में डालना भी तब तक बेकार है जब तक पौधे उन्हें सच में ले ना सके। हाँ, कोई फायदा नहीं। और उन्हें पौधे तक पहुंचाने के लिए एक कैरियर की, एक वाहक की जरूरत होती है। मार्गदर्शिका एकदम साफ कहती है कि खाद हमेशा हल्की सिंचाई के साथ या ड्रिप सिस्टम से देनी चाहिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। क्योंकि बहुत पानी दिया तो खाद बह जाएगी और सूखी मिट्टी में डाली तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पौधे असल में कुछ खाते नहीं हैं, वो हमेशा पीते हैं। अरे वाह, क्या बात कही आपने। बिल्कुल, कोई भी इंसान बिना पानी के कोई सूखी दवा की गोली निगलने की कोशिश थोड़ी करेगा। हाँ, गले में अटक जाएगी। वो गोली शरीर में तभी काम करेगी जब वो पेट में जाकर घुलेगी। पर अगर गोली खाने के तुरंत बाद आप एक पूरा ड्रम पानी पी लें तो क्या होगा? तो वो पचेगी नहीं, बस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। एकदम वही बात खेत पर लागू होती है। पानी और पोषण का ये जो बैलेंस है, ये खेती का सबसे नाजुक हिस्सा है। बिल्कुल। मिट्टी में जो भी पोषण है वो जड़ों के लिए तब तक गायब है, अदृश्य है, जब तक वो पानी में घुलकर एक सूप न बना ले। जड़ें बस इसी नमी वाले सूप को पीती हैं। तो अगर खेत में बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो सारा पानी उन महंगे रसायनों को अपने में घोलेगा और जमीन के बहुत नीचे ले जाएगा, जहां जड़ें पहुंच ही नहीं सकती। हाँ, इसे साइंस में लीचिंग कहते हैं। आपकी खाद भी बर्बाद हो गई और जमीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित हो गया। और दूसरी तरफ अगर पानी है ही नहीं तो खाद वहीं पड़ी पड़ी सूखती रहेगी, जड़ें उसे छू भी नहीं पाएंगी। इसीलिए ये नमी का बैलेंस सच में साइंस का एक चमत्कार है। इतना सब जानने के बाद लगता है कि खेती कितनी मुश्किल है। इतनी सटीक साइंटिफिक प्रोसेस होने के बावजूद छोटी सी मानवीय गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सोर्स में कुछ बहुत कॉमन गलतियों का जिक्र है। हाँ, जो अक्सर होती हैं। जैसे वही जरूरत से ज्यादा यूरिया डालना, जिसका भयानक अंजाम अभी हमने समझा, या फिर बिना मिट्टी चेक कराए बस एक ही तरह की खाद बार बार डालते रहना। ये गलतियां उसी पुराने भ्रम से आती हैं कि खेत में कुछ भी डालो बस फायदा ही होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप एक ही खाद बार बार डालते हैं तो मिट्टी का पूरा केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ रसायनों की अधिकता दूसरे जरूरी रसायनों को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, मतलब मिट्टी में खाना तो है पर पौधा उसे खा नहीं पा रहा। हाँ, इसे न्यूट्रिएंट लॉकआउट कहते हैं। बाप रे। लेकिन इन सब में मार्गदर्शिका के आखिर में एक बात है जो सच में मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। वो क्या? फसल के पकने के चरण के बारे में। सोर्स कहता है कि जब फसल पकने लगे तो खाद डालना पूरी तरह से बंद कर दो और पानी भी धीरे धीरे कम कर दो। मतलब मैं सोच रही हूँ कि पूरे सीजन जिस पौधे को इतनी लाड़ प्यार से पाला गया, एकदम नाप तोल कर पोषण दिया गया, हाँ, जब वो फल दे रहा है तब उसका खाना पानी रोक देना, क्या ये जानबूझकर पौधे को स्ट्रेस या तनाव देना नहीं है? बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब प्रकृति के इवोल्यूशन में, विकासवाद में छिपा है। इवोल्यूशन में? जी हाँ, हम एक तरह से पौधे को जानबूझकर कंट्रोल स्ट्रेस दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी और खाद कम होते हैं तो पौधा के जेनेटिक्स को एक सिग्नल मिलता है कि भाई अब मौसम बदल रहा है या उसका अंत करीब है। ओहो,
तो इस खतरे के सिग्नल से पौधा क्या करता है? इस स्ट्रेस से पौधा अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर लेता है। सर्वाइवल मोड। हाँ, वो नई पत्तियां या शाखाएं उगाना तुरंत बंद कर देता है। उसकी 100% ऊर्जा बस एक ही जगह लगा जाती है, अपने फलों और बीजों को जल्दी से पकाने में, ताकि अगली पीढ़ी बच सके। एकदम सही। वो अपनी पूरी जान उन बीजों को ऊर्जा से भरने में लगा देता है। ये प्रकृति का बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जिसका फायदा इंसान खेती में उठाता है। अरे वाह, मतलब हम पौधे के सर्वाइवल मैकेनिज्म को हैक करके फसल की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो साइंस है। और फिर आता है सबसे आखिरी कदम, सही टाइम पर कटाई। सोच कहता है कि जब फसल पूरी तरह पक जाए, सुनहरी या पीली दिखने लगे, तो बिना देर किए तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। इसमें देरी की तो बहुत नुकसान होता है। हाँ, सोर्स में लिखा है कि देरी करने पर फसल सूखकर जमीन पर गिर सकती है, जिसे लॉजिंग कहते हैं, और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कटाई की सही टाइमिंग इस पूरी प्रोसेस का फुल स्टॉप है। थोड़ी सी भी देरी हुई तो बालियां कमजोर होकर झड़ने लगेंगी और मौसम या कीड़ों का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो अगर आज की इस पूरी डीप डाइव का हम लोग निचोड़ निकाले, हाँ। तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है। सफर खेती बस यूं ही मुट्ठी भर बीज हवा में उछाल देने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये खेत की फिजिकल तैयारी से शुरू होकर लैब की टेस्टिंग और फिर पौधे के हर एक फेज पर उसे एकदम सटीक केमिकल न्यूट्रिशन देने का एक बहुत ही शानदार विज्ञान है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें इसे किसी फैक्ट्री की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते इकोसिस्टम की तरह देखना चाहिए। हाँ, जहाँ मिट्टी, पानी, रसायन और पौधा सब आपस में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही जटिल भाषा में उनका संवाद चल रहा है। और पता है, पौधों के इस संवाद वाली बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी विचार आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस पर थोड़ा सोचें। अच्छा, क्या विचार है? आज हमने देखा कि पौधे अपनी खुराक को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो अंदर से एकदम किसी केमिकल लेबोरेटरी की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, एकदम प्रिसाइज। लेकिन आज की खेती में हम ये सब एक अंदाजे या शेड्यूल से करते हैं कि 25 दिन हो गए, चलो यूरिया डाल दो, फूल आ गए, पोटाश डाल दो। एक फिक्स टाइम टेबल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भविष्य में हम इस शेड्यूल वाले सिस्टम से पूरी तरह बाहर आ पाएंगे? मतलब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं? हाँ, क्या आने वाले समय में खेतों की मिट्टी में ऐसे नैनो सेंसर लगे होंगे जो पौधों की इस केमिकल भाषा को रियल टाइम में पढ़ सके? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। सोचिए, पौधा खुद एक डिजिटल सिग्नल भेज रहा है आपके स्मार्टफोन पर कि मेरी जड़ों में नमी 2% कम हो गई है, या मुझे अभी इसी पल थोड़ा नाइट्रोजन चाहिए। अगर हम भविष्य में पौधों से सीधे ऐसे बात कर पाएं, तो सोचिए खेती का स्वरूप क्या होगा। ये तो विज्ञान की अगली सबसे बड़ी छलांग होगी। जो मशीनें आज सिर्फ लैब में रसायनों को मापती हैं, वो कल सीधे जड़ों का मैसेज हमारे फोन पर ला सकती हैं। बिल्कुल। और तब शायद ये खेत ही दुनिया की सबसे एडवांस और सटीक लेबोरेटरी बन जाएंगे। वाकई, ये सोचने वाली बात है। खैर, इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।